बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर वो थी ही नहीं और कभी होती भी नहीं, क्योंकि ये सहाफ़ियों का सामना कर सकता है, ना उनके सवालों के जवाब दे सकता है। और अगर ये कभी सहाफ़ियों को बुलाता है तो उन्हीं को बुलाता है जिन्होंने खुद अपना टाउट होना तस्लीम कर लिया। तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो बात की वो आपने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जब कोई शख्स आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने की धमकी देता है, और मज़े की बात यह है कि वो आखिरी कार्ड उसके पास है भी नहीं, तो जब कोई शख्स आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने का सोच ले या इसकी धमकी दे, तो इसका मतलब ये है कि उसने मान लिया है कि वो हर तरफ से घिर चुका है। बचने का कोई रास्ता उसके पास दस्तयाब नहीं है, उसे नज़र नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। चुनांचे इमरान खान ने ये धमकी दी कि मुझे दीवार से ना लगाया जाए, मुझे दीवार से लगा दिया गया तो फिर मैं वो बात कह दूंगा जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, यानी कि मैं नाम ले दूंगा। अब इसमें दो बातें, एक तो आपने सुन लिया कि उसने कहा कि हमें दीवार से लगा दिया गया, तो यानी वो महसूस कर रहा है कि उसे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि कोई इदारा उसे दीवार के साथ नहीं लगा रहा। अभी तक हुकूमत ने भी उसकी पार्टी के उसके इमरान खान को तो छोड़िए, किसी पार्टी के लीडर को भी नहीं गिरफ्तार किया, लेकिन वो अभी से ये महसूस कर रहा है कि मुझे दीवार से लगा दिया गया है। तो मतलब ये है कि उसने अपनी शिकस्त, अपनी हार, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी तस्लीम कर ली है। और रहा ये आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने वाला मसला कि मैं फिर नाम ले दूंगा, और मुझे पता है कि साजिश किसने की, मैं और साजिशियों के या मेन साजिशी के नाम ले दूंगा। तो इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि इसने अगरचे अभी तक अपने मुंह से नाम नहीं लिया, लेकिन क्या नाम लेने में कोई कसर इसने छोड़ दी है? ज़ाहिर है इसने सब कुछ तो बता दिया है। और फिर जहाँ तक बात है नाम लेने की, तो इसके पार्टी के अहदेदारों ने, इसके सोशल मीडिया विंग ने तमाम नाम लिए हैं। जनरल बाजवा का नाम ले लेकर गालियाँ भी दी है, हिट भी किया है, उन्हें गद्दार भी कहा है, उन्हें मीर जाफ़र भी कहा है, उन्हें मीर सादिक भी कहा है, उन्हें ये भी कहा है कि जनरल बाजवा ने अपने नवाज़ शरीफ से रिश्वत में ज़मीन ली है जो बेल्जियम में है। हालांकि बेल्जियम का वो जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो जनरल बाजवा तो क्या, किसी और की भी ज़मीन नहीं है पाकिस्तानी की, वो पता नहीं किसकी ज़मीन है। वहाँ कौन जाकर ये तस्दीक कर सकता है कि ये ज़मीन कहाँ की है? क्या यानी उस ज़मीन पर लिखा हुआ है कि ये किस शहर के पास की ज़मीन है? ऐसी ही एक किता ज़मीन की फ़िल्म बना कर उन्होंने जारी कर दी कि जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ से रिश्वत लेकर शरीफ बरादरान की हुकूमत बनी। हालांकि ये शरीफ बरादरान की हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है। इसमें एक सवाल ये ज़मीनी बनता है कि अगर नवाज़ शरीफ ने रिश्वत देकर जनरल बाजवा से अपनी हुकूमत बनवा ली या अपने भाई की हुकूमत बनवा ली, तो ये रिश्वत नवाज़ शरीफ ने 2018 में क्यों ना दे दी, 2017 में क्यों ना दे दी? वो ये रिश्वत देकर नाअहली से भी बच जाते, सज़ा से भी बच जाते, अपनी मुद्दत भी पूरी करते, और अगली टर्म का इलेक्शन भी मुस्लिम लीग ने ही जीतना था। ज़ाहिर सी बात है, पॉपुलर वोट मुस्लिम लीग नून के पास था, जो आरटी सिस्टम के ज़रिए छीन कर इमरान खान को दिया गया। तो नवाज़ शरीफ उस वक्त रिश्वत दे देते, उसके अगले साल भी रिश्वत दे देते, और अभी तक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही होते या मरीम नवाज़ होती। तो ये रिश्वत वाली ये बात जो है, ये PTI ने उसी तरह का झूठ गढ़ा है जिस तरह के उसने लाखों, हज़ारों, लाखों झूठ उसने अब तक गढ़ कर फैलाए हैं, जिनमें से एक झूठ मज़ाक़खेज़, मज़ेदार और शर्मनाक है। बजक वक्त तीनों खूबियाँ इनके झूठों में हैं। तो ये जनरल बाजवा पर रिश्वत में नवाज़ शरीफ से ज़मीन लेने के इल्ज़ाम भी उस मुहिम में शामिल है। तो और ये सोशल मीडिया जिसकी निगरानी बज़ाहिर वो डॉक्टर कादियानी डॉक्टर है, लेकिन असल में पिंकी जादूगरनी करती रही है, उसी की हिदायत पर ये सारे काम होते रहे हैं, उसी की हिदायत पर लोगों को भर्ती किया जाता रहा। 25-25 हज़ार रुपये पर जूनियर लोग रखे गए और लाखों रुपए के हिसाब से सीनियर लोग रखे गए, और उनको हर रोज़ की बुनियाद पर बताया जाता था कि आज ये झूठ बोलना है, आज ये प्रोपेगेंडा करना है। और इसी सिलसिले में ये जो इमरान खान डरा हुआ है, इसकी अपने वो जो एक क्रिमिनल किस्म का इसका सेक्रेटरी था आज़म खान, उसके साथ लेट्स प्ले इट, ये जो अमरीकी साजिश का जो कार्ड इन्होंने बनाया था, वहाँ ये मीटिंग में तय हुआ कि अब इससे फ़ायदा उठाया जाए, इसके साथ खेला जाए। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आ रही हैं। तो अब ये डर गया है, और डर कर फिर ये एक ऐसी धमकी दे रहा है जिसे कराची की ज़बान में कहा जाता है फोकट धमकी, जिस धमकी में कुछ भी ना हो, खोखली हो, खाली हो।
गुब्बारा हवा से भरा हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जनरल बाजवा के बारे में उनकी किरदार कुशी के हवाले से, उन पर झूठे सच्चे इल्ज़ामात के हवाले से, उन पर साजिश करने के हवाले से, उन पर मीर जाफ़र और मीर कासिम होने और गद्दार होने के हवाले से कौन सी बात है जो पीटीआई के रहनुमाओं ने और इमरान खान ने बिलवास्ता अंदाज में और उनके सोशल मीडिया ने और बाहर बैठे हुए लोगों ने बराह रास्त डायरेक्ट नहीं की है। अब वो कौन सी बात है जो रह गई है? अब ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा कि मेरे ख़िलाफ़ जिस मीर जाफ़र ने साजिश की वो जनरल बाजवा है, और इसके अलावा वो क्या करेगा? और इसमें सस्पेंस वाली कौन सी बात है? कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को मालूम नहीं? जब इमरान खान कहता रहा मीर जाफ़र, तो क्या लोगों इसका क्या ख्याल है कि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये किसको मीर जाफ़र कह रहा है? हासन इकबाल को तो नहीं कह रहा होगा ना, साद रफ़ीक को भी नहीं कह रहा होगा। तो ये सीधी सी बात है। मतलब ये है कि अब ये जो इसने फोकट धमकी दी है, खोखली धमकी दी है, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने घिर जाने का, नाकाम होने का इतराफ़ कर लिया है। और इससे पहले जब इसने अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से ये रब्ता किया अपने ओवरसीज़ पीटीआई के सरबराह, क्या नाम है उसका, बिरियार ऐसा कोई नाम है, उसके ज़रिए जिसका खुलासा ये समझा गया और प्रेस में यही छपा और लोगों ने इसका तर्जुमा यही किया कि अमेरिका से माफ़ी मांगी गई है। तो क्या अमेरिका ने माफ़ कर दिया? अब इसमें बड़ा मज़ेदार जवाब है। आम हालात में माफ़ी की दरख्वास्त के दो ही रद्द अमल होते हैं, जवाब होते हैं कि या तो माफ़ी कबूल है या माफ़ी मुस्तरद है। अमेरिका ने एक तीसरा रास्ता अख्तियार किया जो नहायत ही हत्ताकमीज़ है। उसने ना तो ये कहा कि माफ़ी कबूल है, ना ये कहा कि माफ़ी कबूल नहीं, मुस्तरद भी नहीं की, बल्कि उसने माफ़ी नामे का ज़िक्र ही नहीं किया। माफ़ी नामे के बाद अमेरिका की तरफ से दो रद्द अमल आए। एक अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा अमेरिका की तरफ से वहाँ वाशिंगटन से ये बयान आया कि इमरान खान का नाम नहीं लिया, ये कहा कि अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम झूठा है। यानी माफ़ी नामे के जवाब में उन्होंने माफ़ी नामे का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि इल्ज़ाम, ये साजिशी थ्योरी झूठ है, गलत है। और परसों अमेरिकी सफ़ीर से नवाब वक्त ने इंटरव्यू किया जो कल के अखबार में छपा। उसमें अमेरिकी सफ़ीर ने नवाब वक्त को बताया कि ये साजिश का बयानिया झूठ है, और झूठ नहीं, बकवास है। अंदाज़ा करें कि अमेरिकी सफ़ीर ने इसको झूठ के से बढ़कर बकवास करार दिया। यानी इमरान खान के माफ़ी नामे का जवाब देते हुए अमेरिका ने दोनों सतह पर माफ़ी नामे का जिक्र तक करना गवारा नहीं किया, बल्कि सीधा जवाब दिया कि एक ने कहा कि झूठ है, दूसरे ने कहा कि बकवास है। इससे ज़्यादा ज़िल्लत पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं उठाई अमेरिका के हाथों। भुट्टो साहब ने भी अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, तो अमेरिका ने उसकी तरदीद की थी, लेकिन भुट्टो साहब ने अमेरिका से माफ़ी नहीं मांगी थी। और किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी अहम बात है कि दरअसल इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। इसका झगड़ा था बाइडेन इंतज़ामिया से, जो कि डेमोक्रेट पार्टी है, और डेमोक्रेट पार्टी जो है वो उसका एक ट्रेडिशन रहा है पूरे हिस्ट्री में कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स को लिफ्ट नहीं कराता। ट्रंप रिपब्लिकन था, वो हमेशा मार्शल लॉ और सिलेक्टेड हुक्मरानों को लिफ्ट कराता है। तो ट्रंप के साथ इमरान के ताल्लुकात मिसाली थे, और इमरान ने ट्रंप के साथ मिलकर ट्रंप की मर्ज़ी के मुताबिक, बल्कि मोदी की मर्ज़ी के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मामला जिस तरह सेटल किया, जिसको हम अवामी ज़बान में ये कहते हैं कि कश्मीर का सौदा कर दिया, तो वो ट्रंप और इमरान और मोदी की मिली भगत थी। अब जब ट्रंप की छुट्टी हुई तो इमरान खान के चक्के छूट गए, क्योंकि उससे अंदाज़ा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई है तो ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान में रजीम चेंज के हवाले से अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसमें इमरान खान का इतना शिकवा दुरुस्त है कि इसको अगर ट्रंप होता तो ट्रंप पाकिस्तान में मुदाखलत करता और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना होने देता। ये बात लिखी हुई है, तयशुदा है। इमरान खान का जायज़ शिकवा ये है कि बाइडेन इंतज़ामिया ने जब पाकिस्तान में रजीम चेंज हो रही थी तहरीक अदम एतमाद की आइनी और कानूनी तरीक़ेकार से, तो उस वक्त बाइडेन इंतज़ामिया ने मुदाखलत नहीं की। बाइडेन इंतज़ामिया मुदाखलत नहीं करती ऐसे मामलात में, वो सिर्फ मार्शल लॉ कोई लगाए तो नाराज़गी ज़ाहिर करती है, और अगर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए एक महीने में 3 हुकूमतें भी ऊपर नीचे बदल जाएँ तो डेमोक्रेटिक पार्टी की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसका
جو کنسرن ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جمہوری عمل تو کہیں نہیں جا رہا، جمہوری عمل پاکستان میں نہیں گیا، پارلیمنٹ موجود ہے، اس کے اندر آئینی طریقے سے تحریک عدم اعتماد آئی، اس پر ووٹنگ ہوئی، اس ووٹنگ کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور نئے حکمرانوں سے آئین کے مطابق حلف لیا گیا، اور وہ پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے، چاہے اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ اصلی جمہوری نظام نہیں ہے، بلکہ یہ محدود اختیارات کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جو بھی ہے تو جمہوری حکومت، پارلیمنٹ کی حکومت، مارشل لا نہیں ہے۔ جس طرح کہ عمران خان نے کل پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ کیا مارشل لا لگیا ہے، جس معنی وہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مارشل لا لگیا ہے، تو یہ اصل میں اس کی اپنے دور اقتدار کے بارے میں زیادہ صحیح سوال ہے، کیونکہ یہ اس کا دور تھا جب ہر روز مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے، ہر روز گرفتار ہو رہے تھے، اور ان کی ضمانتیں مسترد ہو رہی تھی، ضمانت کی درخواستیں سنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ یہ تھا مارشل لا۔ خورشید شاہ کو 2 سال بعد رہا کیا گیا یہ کہہ کر کہ اس کے خلاف تو کوئی الزام ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا مارشل لا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، بوڑھا آدمی جس کی عمر 70 سال سے بھی شاید کچھ زیادہ ہے، 1-2 سال، اس کو کسی الزام کے بغیر گرفتار کیا گیا اور 2 سال تک اس کی ضمانت ہی نہیں ہونے دی گئی۔ یہ تھا مارشل لا۔ موجودہ حکومت کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، پی ٹی آئی کے ایک بھی آدمی نہیں گرفتار ہوا، جس پر کیس بنتا ہے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو اس کو مارشل لا کہتے ہیں کہ یعنی مارشل لا عمران خان کے نزدیک وہ نظام مارشل لا جس میں مخالف لیڈر کو گرفتار نہ ہو۔ تو اب یہ گرفتاری کی ذکر آیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کی گرفتاری بالکل حتمی طور پر ڈن ہو گئی ہے، اور وقت کا تعین کرنا ان کا اختیار ہے، اور ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ وقت کا تعین کب کرتے ہیں، کیونکہ بندوبست کے لیے جن ضروری شہادتوں اور دستاویزات کی ضرورت تھی وہ سب کے سب مل گئی ہیں۔ خاص طور پر پنکی پیرنی نے جو ڈکیتیاں کی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ پنکی پیرنی کے گھرانے کا ہر فرد ڈاکو ہے۔ کل اس کے ایک بھائی کی پیشی ہے، احمد مشتبہ نام کے، جس نے اوکاڑا میں بہت بڑی سرکاری زمین پر قبضہ کیے رکھا۔ اس کا بھائی پنکی پیرنی کا جو سبکدوش شوہر ہے مانی کا، وہ اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، مامے، چاچے، تائے، نانے، دادے، سب کے سب پر کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور سب کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ان کی کرپشن کی سب سے بڑی جو فرنچائز تھی وہ تھی فرہ گوگی، اور فرہ گوگی کے بارے میں عظمیٰ کاردار نے جو پرسوں انٹرویو دیا ترسوں، وہ کتنا خوفناک ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس نے یہ کہا، ہمارے اندازوں کے برعکس، اس نے یہ کہا کہ فرہ بی بی اور دوسرے جو کرپشن کا ان کا نیٹ ورک تھا، اس کے ذریعے جتنی کرپشن ہوتی تھی وہ اس کا 70% حصہ عمران خان کو اور پنکی پیرنی کو جاتا تھا۔ 70%، یعنی جو عملی طور پر ڈاکے مارتے تھے وہ ان کو 30% حصہ ملتا تھا، اور ان کو گھر بیٹھے 70%۔ یہ وہی امیر علی ٹھگ والا معاملہ ہے کہ امیر علی ٹھگ خود کسی واردات میں شریک نہیں ہوتا تھا، بہت کم شریک ہوتا تھا۔ اس نے جو کرندے چھوڑ رکھے تھے وہ 70% امیر علی ٹھگ کو دیتے تھے، 30% خود رکھتے تھے۔ پھر امیر علی ٹھگ کی مرضی تھی۔ یہاں پر معاملہ امیر علی ٹھگ کا عمران خان سے مختلف ہے کہ امیر علی ٹھگ 70% حصہ پر قبضہ کر کے بعد ازاں اس میں سے بھی ایک بڑا حصہ ساتھیوں کو واپس تقسیم کر دیا کرتا تھا، لیکن عمران خان جو ہے وہ 70% حصہ لیتا تھا اور سارے کا سارا اپنے پاس رکھتا تھا، اور اس کا کوئی حصہ جانے نہیں دیتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ اسے لگا دیا گیا ہے دیوار کے ساتھ، اور دوسری طرف امریکی سفیر اور امریکی دفتر خارجہ کے جو بیانات ہیں انہوں نے ایک انتہائی ذلت کی مہر لگائی ہے اس کی معافی نامے پر، کہ یعنی جواب میں معافی نامے کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے، یعنی جو سازش کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے۔ اور اب عمران خان کی جو یہ پھوکٹ والی دھمکی ہے یہ مذاق خیز ہے، اور اس دھمکی میں اس نے اپنے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کا نام لے کر ان کا کیریئر بھی خراب کر دیا۔ لیکن خیر کیریئر کیا خراب ہوگا، 6-7 نام لیے انہوں نے، تو یہ 6-7 وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ہر مہینے 4 کروڑ کا بنگلہ بنا سکتے ہیں، اتنی آمدنی ہے۔ تو اربوں روپے انہوں نے کما لیے ان ٹاؤٹ صحافیوں نے، 4-5 ٹاؤٹ صحافی۔ ایک ٹاؤٹ نے تو وہ جو کانفرنس تھی اس کی رجیم چینج کانفرنس، اس میں اعتراف کیا کہ میں بھی ٹاؤٹ تھا، اور یہ بھی یہ سامنے بیٹھا ہوا معید نام کا کوئی آدمی تھا، اس کو بھی اس نے ٹاؤٹ تسلیم کرا لیا۔ اس طرح کہا کہ اپنے معید یاد ہے نا تمہیں، ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی،
تو فائلیں کن کو دکھائی جاتی ہیں؟ ٹاؤٹوں کو، کہ تم نے اس لائن کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ تو اس پر طلعت حسین نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے۔ انہوں نے ٹاؤٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ بتایا جائے کہ یہ کتنے صحافی تھے، ان کو فائلیں کون دکھاتا تھا، کیوں دکھاتا تھا، اور ان پر اٹھنے والے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے۔ تو یہ جواب انہوں نے تو نہیں دیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ IMF سے جو ہم قرضے لیتے ہیں وہ آخر پھر کس کام آتے ہیں۔ تو ناظرین، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک لیے خدا حافظ، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔